गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को एमवी जीनियस हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। फ्रेंड्स, हम लोग एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पिछला क्लास में हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा प्रैक्टिकल करके हम लोग समझे थे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, उसको हम लोग प्रैक्टिकल करके समझे थे और उस टॉपिक को क्लियर किए थे। यदि आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जा करके आप उसे आसानी से देख सकते हैं भाई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। उसका बेटा बेटे होता होगा ना, तो वही हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं और जो जो प्रकार होते हैं, जो जो बेटा होता है, उसका हम लोग गुण को समझेंगे कि बड़े बेटा का क्या गुण है, छोटे बेटा का क्या गुण है, मंझले बेटा का क्या गुण है और छोटे बेटा का क्या गुण है। सारे बेटा का गुण हम लोग समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है ना, वो 4 प्रकार की होती हैं। 4 टाइप्स के रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं। देखते हैं 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। फर्स्ट प्रकार को हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। सेकेंड प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। थर्ड प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। और फोर्थ प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। 4 प्रकार की ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया, सेकेंड है वियोजन अभिक्रिया, थर्ड है विस्थापन अभिक्रिया और फोर्थ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो किस तरह से होता है। क्या है रासायनिक संयोजन अभिक्रिया, क्या है वियोजन अभिक्रिया और क्या है विस्थापन अभिक्रिया और क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया भाई। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो पहले आप लोग एक फॉर्मूला हम बताएंगे, जो फॉर्मूला आप लोगों को इस रिएक्शन को बनाने में बहुत हेल्प करेगी और उसके बाद हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल से समझेंगे। संयोजन अभिक्रिया में क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब ये पदार्थ या तो तत्व भी हो सकता है भाई, या तो यौगिक भी हो सकता है। यदि एक एलिमेंट होगा तो वो तत्व होगा, लेकिन उसमें यदि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिला हो तो वो उसको हम लोग यौगिक कहेंगे। उसको हम लोग पूरा भी समझेंगे क्या होता है, लेकिन हम आप लोगों को एक फॉर्मूला बताते हैं और उस फार्मूला के बेस पर आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए। जैसे कि हम बताएं अभी डिफिनेशन में कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ, यानी एक पदार्थ को हम ये ले लिए या तत्व को प्लस बी मिल करके एक यौगिक बनाता है, ये बी यानी एकल उत्पाद बनाता है, तब उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यहाँ देखिए कि एक तत्व ये है, एक तत्व ये है और ये दोनों मिल करके एक ही एकल उत्पाद बनाया भाई, एक ही एकल उत्पाद बनाया ना, तो इसको हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अब वो उल्टा कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि एक या भी कर्मक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया।
अब वो से क्या है भाई, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर अभिकर्मक जो है सो ये भी एक अभिकर्मक है। हम जानते हैं कि तीर के इधर जो होता है उसको हम लोग अभिकर्मक कहते हैं, अभिकर्मक कहते हैं ना, और इधर जो होता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ये तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यानी यहाँ पर ये भी टूट करके ये प्लस बी में दो उत्पाद बन गए, ये प्लस बी दो उत्पाद बन गए, तो ये जो है सो वियोजन अभिक्रिया हो गई। अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है भाई, इसमें भी तो कुछ होता होगा विस्थापन अभिक्रिया में। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया में ऐसा होता है ना, तो विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी उसके जगह से उसको भगा देता है और वहाँ पर अपना जमावड़ा या अपने खुद बस जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि अब देखिए एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं, ये प्लस बी सी, यहाँ पर ये प्लस बी सी लिखें। इसमें क्या होता है कि ये जो ये होता है ना, ये इस बी को यहाँ से विस्थापित कर देगा, यानी यहाँ से इसके जगह से इसको भगा देगा और इसके जगह पर खुद जा करके बैठ जाएगा। जैसे कि यहाँ जब इसको भगाएगा तो ये सी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये सी, और ये जो बी को यहाँ से भगाया बेचारा बी जा करके बाहर में फुटा जाएगा, उधर साइड में रहेगा, कोई काम नहीं, इसको यहाँ से निकाल दिया। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखिए ये जो है एक तत्व दूसरे तत्व को उसके जगह से विस्थापित कर दिया और वहां पर अपना जगह खुद जमा लिया, तो इसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये भी समझ में आ गया होगा। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया समझिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में इसमें क्या होता है कि अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, जो आयन होती है ना उसी का आदान प्रदान होता है। वो कैसे आदान प्रदान होता है भाई, तो देखिए हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं, आप उसको देखिएगा कि एक रिएक्शन है ये और बी और दूसरा है बी सी और डी। यहाँ पर एक रिएक्शन लिख दिए, ये बी सी डी, चार को लिख दिए, चारों अलग अलग है। इसमें क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन अभी नहीं समझ में आएगा तो इतना समझिए, यदि इसको समझ जाइएगा तो आयन अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे कि इसमें क्या होता है कि ग्रुप बना हुआ है, दो का ग्रुप बना है, दो का ग्रुप बना है ना, तो एक पर्सन एक व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ जा करके इसके साथ अपना रिश्ता बना लेगा, दूसरा व्यक्ति है इसके साथ जा करके अपना रिश्ता बना लेगा। यानी यहाँ पर अपना अपना रिश्ता ढूंढ लिया भाई, अपना अपना रिश्ता ढूंढ लिया। ये दोनों मान लेते हैं कि लड़का होगा, ये दोनों लड़की होगी, तो इन लोगों को शादी करना है, तो शादी करने के लिए ये अपना रिश्ता ढूंढ लिया और ये अपना रिश्ता ढूंढ लिया। तो जब ढूंढ लेगा तो क्या बन जाएगा, ये सी बनेगा, यहाँ ये जो है सो सी के साथ जाकर के मिला तो ये सी बन गया, और यहाँ बी जो है डी के साथ मिल जाकर के मिला तो बी डी बन गया, ये रिएक्शन बन गया। यानी इस तरह से यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया में हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि ये भी यहाँ जाकर के सी को विस्थापित कर दे रहा है भाई, और बी जो है यहाँ जाकर के डी को विस्थापित कर दे रहा है। यानी दोनों दो तत्व का यहाँ पर विस्थापन हो रहा है। कितने तत्व का, दो तत्व का विस्थापन हो रहा है। तब इसी को हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन होती है एक तत्व का तो उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन, लेकिन या जब दो दो तत्व का विस्थापन होने लगे तो उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यदि डिफिनेशन में पूछा जाए तो डिफिनेशन में ये लिखिएगा कि आयनों का यदि आदान प्रदान हो तो उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम इसको डिटेल से समझेंगे, अभी एक एक करके डिटेल से समझेंगे, बट अभी इतना समझिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन से टाइप में यह रिएक्शन होती है। अभी इसको हम लोग मिटाते हैं और एक एक करके पूरा विस्तार से इसका डिफिनेशन भी समझते हैं और इसका रिएक्शन भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये तो हम एक फार्मूला फॉर्मेट बता दिए कि इस तरह होता है, तो मिटा करके हम आगे समझते हैं। फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हम लोग जो रूल्स पढ़े हैं वो रूल्स क्या था कि जिसमें दो तत्व या दो पदार्थ या दो यौगिक
कुछ भी कह सकते हैं, मिल करके एक ही अभिकर्मक यानी एकल अभिकर्मक बनाता था, एकमात्र अभिकर्मक बनाता था। तो इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते थे। बट इसका एग्जाम्पल यदि हम लोगों को समझ में आ जाए यानी एग्जाम्पल बता दिया जाए तो हम लोग थोड़ा सही से समझ सकते हैं। ये तो एक फॉर्मेट हो गया। तो जब कोयले को कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है ना, तो उसमें क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो उसी रिएक्शन को हम लोग लेते हैं कि कोयले का जब दहन किया जाता है, किसका, कोयले का जब दहन किया जाता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होती है, कोयला एक तरह का कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है। और वो जो कोयला होता है वह सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इसको हम लोग कार्बन एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको किसके प्रेजेंस में जलाया जाता है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है भाई, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन एक तरह का गैस है, तो इसको हम लोग जी लिख देते हैं, हम पढ़े हैं पिछला क्लास में। और जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद ये जो एरो क्या डिनोट करता है कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। तो ये रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ये एक तरह का गैस है। अब गौर कीजिए इस फार्मूला से, आप गौर कीजिए यहाँ पर देखिए एक तत्व था, यहाँ पर एक तत्व, दो तत्व मिल करके एकल यौगिक बना था। इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ भी एक तत्व है, यहाँ भी एक तत्व है। और यहाँ पर जब दोनों रिएक्शन किया तो एकल उत्पाद बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक उत्पाद बन गया ना, यानी इस फार्मूला पर बिल्कुल यह सेट हो गया। अब इसको रटने की ज़रूरत नहीं है किस तरह यह सेट हुआ, सो सिर्फ एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल एक और हम लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस है। क्या है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन भी एक तरह का गैस है, तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करती है ना, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बना देती है, जिसके बिना हमारा लाइफ कभी नहीं चल सकता। उतना इंपॉर्टेंट चीज़ बनाती है यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर के। तो वो कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ बनाता है भाई, तो वह वाटर बना देता है, यानी जल। और जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो H2O। ये जो है सो एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। ये एग्जाम्पल भी आप लोग समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है ना, तो क्या बनता है, जल बनता है। और ये जल जा करके हम लोग इसको पीने के लिए यूज करते हैं, पीने के लिए बहुत सारे कामों के लिए यूज करते हैं। तो ये भी रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा हम एक दो एग्जाम्पल और बताते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। जैसे कि इसको हम मिटाते हैं अभी फिलहाल के लिए, ये तो समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। रिएक्शन ये है कि जब बिना बुझा हुआ चूना को, जो बुझा हुआ नहीं है, बिना बुझा हुआ चूना को जब उसमें पानी डाल दिया जाएगा, आप खुद समझिए, जो बुझा हुआ नहीं यानी जल रहा है, उसमें पानी डाल देंगे तो वह बुझ जाएगा ना। तो जब बिना हुआ बुझा में पानी डाल दिया जाता है ना, तो वह बिना बुझा हुआ बन जाता है। तो जब बिना बुझा हुआ चूना में पानी डाल दिया जाता है तो वह बुझा हुआ चूना बनेगा ना। तो यहाँ पर हम वही रिएक्शन करवाएंगे कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें जब पानी को डाल दिया जाता है, और पानी का सूत्र तो अभी हम लोग पढ़ें कि H2O होता है। ये एक तरह का सॉलिड है, ये एक तरह का लिक्विड है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब बिना हुआ बुझा में पानी को डाल दिया जाता है तो बुझा हुआ चूना बन जाता है। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है एक विलयन फॉर्म में रहता है। और कल ही हम पढ़े हैं कि जब अभिकारकों में रिएक्शन होती है ना, और रिएक्शन के बाद जो उत्पाद बनती है ना, वो उत्पाद यदि जलीय अवस्था में हो तो उसको हम लोग एक्वस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वस। तो इसको हम लोग ये क्यों लिख देते हैं। और इस कंडीशन में क्या होती है, ऊष्मा भी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, ऊष्मा यानी हीट भी रिलीज होता है।
हीट भी रिलीज होता है। तो यहाँ पर देखिए जब बिना बुझा हुआ चूना को वाटर के साथ रिएक्शन कराया गया तो बुझा हुआ चूना बन गया। और ये बुझा हुआ चूना का यूज कहाँ किया जाता है भाई? तो इसी बुझा हुआ चूना का यूज जो है किया जाता है हमारी दीवारों की सफ़ेदी कराने में। जो दीवार का सफ़ेदी कराया जाता है ना, पेंट, तो उसको पेंट कराने में इसी बुझा हुआ चूना का यूज किया जाता है। इसलिए समझिए कि कितना इम्पोर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंस है। ये रिएक्शन सिर्फ मत समझिए, इसको अपने लाइफ से जोड़िए कि किस तरह हम लोग इसका यूज करते हैं। ये बिना बुझा हुआ चूना जब वाटर के साथ मिला दिया जाता है तो ये बुझा हुआ चूना बन जाता है। और यही बुझा हुआ चूना को हम लोग दीवार को पेंट करने के लिए करते हैं। लेकिन कुछ क्षण के बाद जब हम लोग पेंट करते हैं उस टाइम नहीं चमकता है। आप देखे होंगे तो उस टाइम नहीं चमकता है। कुछ देर के बाद यह जो है दीवार चमकने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ देर के बाद क्यों चमकती है, पहले क्यों नहीं चमकती है? तो ये कुछ देर के बाद इसलिए चमकती है ना कि वो जो बुझा हुआ चूना जिस पर पेंट किया गया दीवारों पर, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने लगता है। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। और जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने लगता है ना तो वो बिना बुझा हुआ चूना चमकने लगता है। जैसे कि हम उसको रिएक्शन में देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में पाया जाता है भाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्शन करता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और वाटर भी बन जाता है। क्या? वाटर भी बनता है। तो वाटर एक तरह का लिक्विड है और कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो समझिए यहाँ पर यही बुझा हुआ चूना से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो ये संगमरमर, ये कैल्शियम कार्बोनेट एक संगमरमर का, किसका? संगमरमर का फॉर्मूला है। संगमरमर का फॉर्मूला पूछा जाता है कि संगमरमर का फॉर्मूला क्या होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये भी पूछा जाता है बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होती है? तो बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ये भी पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे चीज़ जो है ना पूछा जाता है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो हम देख रहे हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग संगमरमर कहते हैं। जो संगमरमर का पत्थर होता है ना, वही संगमरमर जो ताजमहल में लगाया गया है। कभी मौका मिलेगा, कभी बड़ा आदमी बनिएगा तो आप कभी ताजमहल देखने के लिए चला जाइएगा, उसमें जो पत्थर लगी हुई है यही संगमरमर की लगी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट की लगी हुई है। यहाँ तक कि कई सारे कीट होते हैं ना जिसका ऊपरी भाग पूरा कठोर होता है, वह कैल्शियम कार्बोनेट का ही वह कवर होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी समझ गए। तो इस तरह से ये जो है सो संयोजन अभिक्रियाओं के ही रूप हैं। किसका? संयोजन अभिक्रियाओं के ही रूप है। तो इसको अब हम लोग मिटाते हैं और समझते हैं वियोजन अभिक्रिया को। मिटा देते हैं इसको हम लोग। अब दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है भाई? वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का हम परिभाषा भी अभी बताया आप लोगों को। इसमें क्या होता है कि एक अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण हो जाता है, यानी अधिक उत्पाद बन जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि हम लोग इसका फॉर्मेट भी लिखे थे कि एक अभिकर्मक है, ये भी एक अभिकर्मक है, लेकिन ये अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बन जाता है भाई। तो यहाँ पर देखिए एक उत्पाद और दो उत्पाद बन गया। यहाँ पर दो उत्पाद बन गया ना, जिसको प्रोडक्ट कहते हैं इंग्लिश में। रिएक्शन के बाद दो प्रोडक्ट बन गया ना। तो यहाँ पर एक अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पर यदि 3 रहता है ABC, तो यहाँ भी A + B + C 3 बन जाता, 3 प्रोडक्ट बन जाता। तो इसी को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यदि एग्जाम्पल से हम इसको समझे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल में जैसे कि देखिए, हम अभी एक फार्मूला पढ़े संगमरमर का। संगमरमर का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यह एक तरह का सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट है। बट इसको
यदि हम तोड़ते हैं ना और इसमें यदि हम ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है और टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। जो बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला था वो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। देखिए किस तरह बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और यह एक तरह का सॉलिड है कैल्शियम ऑक्साइड। कब हीट इसमें दिया जाता है, एरो के ऊपर जब हीट दिया जाए ना, ऊष्मा दिया जाए ना, तो उसको हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं। किस तरह से? इस तरह से इंडिकेट करते हैं। या प्रकाश की लाइट भी हम लोग कर सकते हैं, या हीट हम लोग दे सकते हैं कि इतना टेम्परेचर हीट दिया जा रहा है, तो उसको हम लोग इस तरह इंडिकेट करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड का काम क्या है भाई? कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग पीछे भी देखें तो इस कैल्शियम ऑक्साइड को ही सीमेंट के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। जो हम लोग सीमेंट बनाते हैं ना, घर की दीवारों में जो प्लास्टर किया जाता है, तो वो सीमेंट जो बनाया जाता है इसी कैल्शियम ऑक्साइड से ही बनाया जाता है। तो ये समझ गया। अब एक और एग्जाम्पल हम लिखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड जब सन के लाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इसको रख दिया जाता है सूर्य के धूप में ना, इसको हम लोग मिटा करके ऊपर लिख देते हैं सीमेंट। जब इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य में रख दिया जाता है तो ये टूट जाता है। किसमें? तो Ag प्लस Br में यह टूट जाता है। Ag प्लस Br2 में। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये 2, इसको बैलेंस करेंगे हम तो ये भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया पूरी तरह से। तो ये सिल्वर प्लस ब्रोमाइड में यह टूट जाता है। अब बात रहे कि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ किया जाता है भाई? तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज जो है ना, वो दर्पण के जो पीछे पेंट किया जाता है उसी पेंट को करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। जैसे हम लोग कोई दर्पण शीशा में देखते हैं तो पीछे साइड पेंट किया रहता है। यदि वह पेंट नहीं रहता तो हमें यार पार दिख जाता, इधर से उधर दिख जाता, तो वहाँ जो पेंट करने के लिए यूज किया जाता है उसका सिल्वर ब्रोमाइड का, यानी श्याम श्वेत में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। तो ये भी रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में देखिए, इसका हम फंडा बताए थे कि जब दो लोग रहेंगे यानी दो अभिकर्मक रहेगा तो उसमें से क्या होता है, एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक को उसके जगह से विस्थापित कर देता है और अपना जगह ले लेता है। यानी यहाँ ये बी को विस्थापित कर देगा और ये बन जाएगा AC प्लस बी, ये बन जाएगा AC प्लस बी। यहाँ देखिए कि ये जो है वो बी को विस्थापित कर दिया, इसके जगह से भगा दिया यहाँ से, और यहाँ पर अपना जगह ले लिया, और ये जो है सी के साथ मिल गया, जस्ट उसी तरह मिल गया सी के साथ, और बी को यहाँ से भगा दिया। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्या होता है। एग्जाम्पल में समझेंगे तो हम लोग थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। आयरन हम ले लेते हैं, आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये एक तरह का एक्वस है और ये जो है सो सॉलिड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ उसी फॉर्मेट में है, ये जो है सो अकेला है लेकिन ये बंदा जो है सो दुकेला है। यहाँ पर कॉपर है एक तत्व और ये जो है सो सल्फेट है, दुकेला है। यहाँ वही प्रोसेस होगा, ये जो है इसको यहाँ से भगा देगा और बोलेगा यहाँ से तुम कल्टी मारो, और या इसका जगह पर ले लेगा और यहाँ क्या हो जाएगा FeSO4 एक्वस, FeSO4 एक्वस प्लस कॉपर को यहाँ से भगा देगा। बेचारा कॉपर अकेले जा करके रहेगा, कॉपर को भगा दिया यानी उसके जगह से उसको विस्थापित कर दिया। तो ये रिएक्शन हो गई किसमें? विस्थापन रिएक्शन में। किसमें हो गई? विस्थापन रिएक्शन में। एक और हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट,
एक तरह का एक्वस है। जब ये रिएक्शन करता है तो ये जिंक जो है सो हाई रिएक्टिव है और इसको क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से भगा देगा और इसके जगह पर अपना जगह ले लेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। ये एक एक्वस है और प्लस में जिंक को, इसको कॉपर को यहाँ से भगा देगा और कॉपर जो है बेचारा साइड में चल जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ देख रहे हैं कि आयरन जो है सो इस कॉपर को विस्थापित कर दिया, यहाँ जिंक जो है इस कॉपर को विस्थापित कर दिया। यानी विस्थापन कब होगा, तो जब हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, अत्यधिक अभिक्रियाशील जब धातु होती ना, तो वह कम क्रियाशील धातु को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है और वहाँ पर अपना जगह ले लेता है। अब अत्यधिक विस्थापित या अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो एक हम फार्मूला बताते हैं, पोसो कैमे एजी याले हाका मसी गो। इसमें क्या होता है, जितने भी धातु हैं 13 तरह के धातु, वो 13 तरह के धातु आप लोगों को आ जाएगा। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है सो पूरी तरह से आ जाए। पोसो कैमे एजी याले हाका मसी गो, जितने भी धातु, इसको आप अरेंज फॉर्मेट में बैठा लीजिए और उसको खुद याद कर लीजिए और यहाँ समझ में आ जाएगा कि सबसे ऊपर जो होता है वह ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे नीचे जो होगा वह कम रिएक्टिव है। तो अधिक ऊपर वाले जो अधिक अभिक्रियाशील, वह कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जगह से विस्थापित कर देता है। तो वही प्रोसेस इसमें चलती है। इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे जब आगे पढ़ेंगे, तो अभी इतना ही समझिए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका फॉर्मेट हम बताए थे अभी। इसका फॉर्मेट क्या बताए थे कि इसमें क्या होगा कि दो दो का तत्व होगा, अनियौगिक होगा, और दो यौगिक जो है यानी ये बी प्लस सी डी। इसका जो फॉर्मेट है, इसमें क्या होगा, ये जो है सो सी को यहाँ से विस्थापित कर देगा और बी जो है सो डी को यहाँ से भगा देगा। तो ये जो है किसके साथ मिल जाएगा, डी के साथ, और बी किसके साथ मिल जाएगा, तो सी के साथ मिल जाएगा। ये जो है डी के साथ मिल जाएगा और बी किसके साथ मिल जाएगा, तो सी के साथ मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन बन जाती है। यहाँ पर दो दो तत्व का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बट डिफिनेशन में बोला जाता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है कि ये जो ये है ना, ये और सी के बीच में आयन का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर जो आयन है ये और बी के बीच में है, लेकिन जब ये रिएक्शन हुआ तो ये डी बन गया, यानी ये और बी के बीच में जो आयन का आदान प्रदान हो रहा था वह अब ये और डी के बीच में हो रहा है। यहाँ पर सी और डी के बीच में जो आयन का आदान प्रदान हो रहा था वह बी और सी के बीच में आयन का आदान प्रदान हो रहा है भाई। यानी आयन का भी क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, ये आदान प्रदान हो रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, तब हम लोगों को समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम सोडियम सल्फेट, ये एक्वस है, प्लस सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये भी एक्वस है। यहाँ पर देखिए सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड यही तरह है, ये जो है सो ये है, ये बी है, ये भी सी है, ये डी है। जस्ट इस फॉर्मेट में आप देखिए, ये जो ये है किसके साथ किसको विस्थापित करेगा जाकर के यहाँ, तो यहाँ जाकर के किसको विस्थापित करेगा, ये बी को विस्थापित करेगा और सी के साथ अपना रिश्ता बना लेगा, बी को विस्थापित करके सी के साथ अपना रिश्ता बना लेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम क्लोराइड बी को विस्थापित कर दिया, यहाँ से इसके जगह से हटा दिया और क्लोरीन के साथ जाकर के मिल गया, तो सोडियम क्लोराइड हो गया। दूसरा में देखिए
यहाँ जो है बेरियम, अब बेरियम बच गया तो बेरियम क्या करेगा बेचारा, अकेले बच गया, तो ये बेरियम जा करके सल्फेट के साथ बन जाता है, यानी बेरियम सल्फेट बन गया। ये एक तरह का सॉलिड है, तो बेरियम सल्फेट ये भी एक तरह का एक्वस है, तो बेरियम सल्फेट बन गया। यहाँ पर एक धातु इसके जगह से विस्थापित हो गया, सल्फेट को यहाँ से भगा दिया जाओ और ये क्लोरीन के साथ मिल गया, और ये बेरियम क्लोरीन को भगा दिया और ये जा करके सल्फेट के साथ मिल गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ गए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो यहीं पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के चारों प्रकार को समझे। अब हम लोग जो भी कुछ टॉपिक छूटा है, कल की क्लास में हम लोग जो टॉपिक छूट गए, जैसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, विकृत गंधिता वगैरह जो भी छूटा है, कल की क्लास में हम लोग उसको कवर अप करेंगे और कल ही इस चैप्टर को एंड भी कर देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से चैप्टर के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। जाते जाते बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन है उसको भी टच कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।